बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड एंड वेयर वुड यू अकोमोडेट। एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, सो वेयर वुड यू प्लेस अ न्यू एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया जाता है, डिटरमाइन एटॉमिक नंबर के उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है, यानी कि उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। सो उसी के अकॉर्डिंगली प्लेस किया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो फिर उसी पोजीशन पे एलिमेंट प्लेस होता है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड विल इट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी कि इसके पास जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एस शेल में होता है, एस ब्लॉक में होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को या तो वो लूज़ कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका ड्यूटेट कंप्लीट हो जाएगा, या वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। हाइड्रोजन ना दोनों चीज़ें कर सकता है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में चेंज हो जाता है हाइड्रोजन कैटायन। और अगर वहीं पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपना ड्यूटेट कंप्लीट कर ले तो हाइड्रोजन एनायन में चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोजन ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, यानी कि दोनों बिहेवियर शो कर सकता है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें एटॉमिक रेडियाई 2 एलिमेंट्स के गिवन है। बोरोन का है 88 पिकोमीटर एंड एल्यूमीनियम का है 125 पिकोमीटर। हमें एटॉमिक रेडियाई ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की गिवन है, और विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, हमें बताना है कि कौन सा दोनों में से कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज कर देगा। अगर तो एटॉमिक रेडियस लार्ज है ना, यानी साइज एटम का लार्ज है, तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस का होल्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होगा। अब जब वो होल्ड कम होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज़ करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एल्यूमीनियम का जो है ना 125 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस है। एल्यूमीनियम का साइज़ बड़ा है और ये लार्जर है देन बोरोन। अब एल्यूमीनियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इज़िली लूज़ कर देगा एज़ कम्पेयर टू द बोरोन। बोरोन इज़िली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करेगा, यानी बोरोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होगा। एल्यूमीनियम के केस में न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी। इस वजह से एल्यूमीनियम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड यू फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम का हमें एटॉमिक रेडियस अगर फाइंड करें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स हों तो उन दोनों का जो न्यूक्लियस है ना, उनका डिस्टेंस सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, फिर उस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है। ऐसे एटॉमिक रेडियस को हमने लास्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बहुत डिटेल से, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बेसिक समझ आता है कि लाइक एन ऑक्सीजन एटम नॉट फॉर्म O3 नेगेटिव, लाइक नाइट्रोजन फॉर्म N3 नेगेटिव। अच्छा, नाइट्रोजन ना N3 नेगेटिव बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना O3 नेगेटिव नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज़ है ना वो स्मॉलर होता है, नाइट्रोजन से छोटा साइज़ होता है ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इसमें ना ज़्यादा होती है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है। अगर हम थर्ड एटम ऐड करेंगे ना तो ये स्टेबल नहीं होगा और इनस्टेबिलिटी काज़ करेगा। ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए O3 नेगेटिव नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ तो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट question है, which information is needed to locate an element in the periodic table and if you do not know its atomic number and its mass helpful for this purpose। अच्छा, हम कैसे एक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से ढूंढ सकते हैं अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता या फिर एटॉमिक मास क्या इसके लिए यूजफुल है। होता क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसको अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसमें एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताता है। ये 3 चीजें हमें एटॉमिक नंबर बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिटरमाइन पीरियड एंड ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें उसके पीरियड और ग्रुप के बारे में पता चलता है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, और उसके वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें बताता है ग्रुप। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द एटॉमिक नंबर, यानी कि एक एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, ये चीज़ डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पे।
एटॉमिक मास इस केस में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता टू लोकेट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसा एटॉमिक मास जो है ना वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, बिकॉज़ मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक जो है ना बेस होता है ऑन द एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक जो है ना वो बेस करता है एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता। सो अरेंजमेंट बाय एटॉमिक मास कॉज एनामलीज। अगर एटॉमिक मास की बेसिस पे अरेंजमेंट होती है तो एनामलीज कॉज होती है। अच्छा अच्छा, एनामली क्या होता है? एनामली का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल से हटके हो, यानी वो नुक्ता या वाक़या होता है जो बाकी पैटर्न या रूल से ना डिफरेंट होता है, और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको ना गैर मामूली तब्दीली कहा जाता है, यानी कि ये गैर मामूली तब्दीली होती है जो किसी डिफरेंट या अनएक्सपेक्टेड वजह से पेश आए। सो अरेंजमेंट बाय एटॉमिक मास कॉज एनोमलीज, यानी अरेंजमेंट अगर एटॉमिक मास की बेस में तो एनोमलीज होती हैं, एंड दीज एनोमलीज वर रिमूव व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंजमेंट है तो ये एनोमलीज रिमूव होगी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं द हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स जो है ना वो प्रेजेंट है। और दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि ये ब्लॉक्स हेल्पफुल हैं इन द स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जब हम किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो क्या ये ब्लॉक्स यूजफुल होते हैं? अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर ना 4 इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं, 4 इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये वाले 4 इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं। सो क्लासिफिकेशन into blocks is based on the subshell being filled by the last electron। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर होता है ना, ये वो चीज़ हमें बताती है कि कौन सा ब्लॉक होगा। तो एस ब्लॉक में ना ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। सो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट मोस्टली मेटल्स होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं। सो इन इस केस में क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एस सबशेल में एंटर होते हैं। सो दैट्स व्हाई ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सिमिलरली की ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 टू 18 एलिमेंट इंक्लूडेड हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी सबशेल के अंदर, यानी ग्रुप 13 और 18 की जो एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये एंटर होते हैं पी सबशेल के अंदर। दैट्स व्हाई ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है और इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइज्ड इंक्लूडेड होते हैं। डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, सॉरी डी सबशेल। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है कि ये स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो होता है, डी सबशेल, ये फिल होने के प्रोसेस में होता है, यानी स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है डी सबशेल में, लेकिन जिंक में जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी सबशेल के अंदर, तो ये फिल हो रहा होता है। सो दैट्स व्हाई इसमें ना ट्रांजिशन मेटल्स इंक्लूडेड होते हैं और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और कलर कंपाउंड्स देते हैं। और एस सबशेल की अगर हम बात करें इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स इंक्लूडेड हैं, यानी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है ये 2 सेपरेट रोज़ होती हैं जो कि बिल्कुल बॉटम में पीरियोडिक टेबल की प्लेस होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एफ सबशेल ना फिल हो रहा होता है, यानी ऑन द प्रोसेस होता है, फिल हो रहा होता है एफ सबशेल। और दूसरी चीज़ जो पूछी गई है कि इन ब्लॉक्स को स्टडी करना कि ये हेल्पफुल है इन स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो उसमें ब्लॉक्स यूजफुल हैं, तो इसका आंसर है यस, ब्लॉक्स आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन को क्लियरली। फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेम ब्लॉक, अगर सेम ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं और दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल बिहेवियर। पीरियोडिक ट्रेंड्स को यानी ग्रुप ऑफ पीरियड्स में क्या क्या ये बिहेवियर शो करते हैं और और क्या केमिकल बिहेवियर है, सो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें ब्लॉक्स के बारे में पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ, यहाँ हम डिस्कस करते हैं प्लान द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स गिविंग रीजन। सो फर्स्ट वन इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है लेफ्ट राइट इन अ पीरियड, यानी कि दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, उन दोनों की जो न्यूक्लियाई है उनमें जो डिस्टेंस है ना उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा एक एटम का। एटॉमिक रेडियस क्या करता है, ये लेफ्ट से राइट पीरियड में कम होता जाता है, डिक्रीज होता है। इसका रीज़न क्या है कि क्यों ये एटॉमिक रेडियस कम होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस का जो होल्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होता है, क्योंकि साइज़ कम होता है तो न्यूक्लियस इजीली
सारे इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड रखता है, सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम, इसमें कोई एक्स्ट्रा शेल, न्यू शेल्स ऐड नहीं होते, तो शेल जो होते हैं ना वो सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड विद द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स जो नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उसी शेल में ना ऐड हो रहे होते हैं, तो रिपल्शन इंक्रीज़ होती है, सॉरी अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है और पुल इलेक्ट्रॉन क्लोज़र, यानी कि इंक्रीज़ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोज़र हो जाते हैं न्यूक्लियस के, सो साइज़ डिक्रीज़ होता है अक्रॉस द पीरियड। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है आयनाइज़ेशन एनर्जी। सो आयनाइज़ेशन एनर्जी में क्या होता है कि आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है लेफ्ट टू राइट एनालिसिस, जैसे-जैसे हम लेफ्ट राइट एनालिसिस मूव करते हैं ना, तो आयनाइज़ेशन एनर्जी बढ़ रही होती है। तो आयनाइज़ेशन एनर्जी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट एनालिसिस क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा यानी साइज़ छोटा होगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा, तो आयनाइज़ेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। सो इसका फर्स्ट रीज़न है एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है, साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो सारे इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, अगर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड रीज़न है मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, और दैट्स व्हाई आयनाइज़ेशन एनर्जी जो है ना वो अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएँ तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, which physical properties of elements will lead us to know which what type of bond it will form, and the following properties help in predicting bond type, यानी कि हमें प्रॉपर्टीज बतानी है और उसके बाद बॉन्ड टाइप बतानी। तो फर्स्ट वन है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की चाहिए होती है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, एलिमेंट इजीली यूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। अगर एलिमेंट खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है ना, किसी दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, किसी दूसरी चीज के साथ स्पेशी या दूसरे एलिमेंट के साथ सॉरी बॉन्ड बना रहा है, तो इस केस में ना आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में क्या होगा कि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आयनिक बॉन्ड है, यानी कि एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली अपनी तरफ पुल कर लिया है और दूसरे ने दे दिया है, यानी एक ने ले लिया दूसरे ने दे दिया, तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज होगी और आयनिक बॉन्ड होगी। लेकिन अगर दोनों इक्वली शेयरिंग करें, म्यूचुअल शेयरिंग करें, इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एलिमेंट ने अपनी तरफ नहीं खींचे, अपनी तरफ पुल नहीं किया, बल्कि दोनों ने इक्वली अपनी तरफ पुल किए या शेयरिंग किया, तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। द थर्ड वन इज एटॉमिक रेडियस। लार्ज एटम लूज इलेक्ट्रॉन, अगर तो एटम का साइज बहुत बड़ा है ना, तो न्यूक्लियस का सब पे कंट्रोल नहीं होगा, जब न्यूक्लियस का सब पे कंट्रोल नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज कर देंगे, इस केस में भी आयन बॉन्ड बनता है। और मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है कि एक मेटल जब किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, इस केस में ना आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी मेटल अगर सोडियम है और नॉन मेटल क्लोरीन है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। लेकिन अगर किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनता है, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों नॉन मेटल है ना, तो दोनों के केस में क्या होगा कि ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी स्मॉल होगा, तो इस केस में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो दीज स्टैंड्स आर स्लैंड टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमें बताना है कि राइट डाउन द नेम ऑफ 4 नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमें 4 नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं, एंड द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि जो नॉन मेटल्स है ना ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में होती है। तो फर्स्ट वन इज द कार्बन ऑयल, ये भी सॉलिड की फॉर्म में होता है। फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन, ये जो है ना ये सबके सब नॉन मेटल हैं और ये नॉन मेटल हैं और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की कंडीशन में होते हैं। एंड दीज एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड अलाउइंग देम टू एक्सिस्ट सॉलिड। इस केस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी उस उन मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस होती हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो इनको सॉलिड की फॉर्म में रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो व्हाई डू सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की अमाउंट सेम है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन बाकी पीरियड्स के अंदर जो है ना एलिमेंट्स की अमाउंट डिफरेंट क्यों है? अच्छा, जो सेकंड पीरियड होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो जस्ट एस और पी ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, यानी फिलिंग ऑफ 2s एंड 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सो इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो s और p सब शेल इंक्लूडेड होता है। तो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं सेकंड शेल में। सो सिमिलरली
जो थर्ड पीरियड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन s और p ऑर्बिटल के अंदर ही होते हैं, तो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें जस्ट 2 ब्लॉक्स ही यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना 4th और 6th पीरियड की, तो 4th पीरियड के अंदर ना s, p और d सब्शल भी यूज़ हो रहा होता है। तो टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं और 6th पीरियड में s, p, d एंड f सब्शल यूज़ हो रहा होता है, सो दैट्स व्हाई इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। So second and third period have equal elements because only S and P सबशेल are filled। ऐसे सेकंड और थर्ड जो पीरियड है ना उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ S और P ऑर्बिटल यूज हो रहे होते हैं और वही दोनों फिल होते हैं। जबकि फोर्थ और फिफ्थ में फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड के अंदर D और F सबशेल भी यूज हो रहा है, सो दैट वे अदर पीरियड इंक्लूड एडिशनल सबशेल। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो व्हाई पीरियोडिक टेबल इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, एक पीरियोडिक टेबल क्यों रिमार्केबल अचीवमेंट है। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर ना एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है सिस्टमैटिकली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, यानी कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज थे को एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज थे, और इसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद ट्रेंड्स क्लियरली शो किए जाते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताता है। सो प्रिडिक्ट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड करेक्ट अर्लियर मिस्टेक इन दी एटॉमिक मैसेज अरेंजमेंट। सो अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकता है और केमिस्ट्री को सिंपल और ऑर्गेनाइज बना दी है पीरियोडिक टेबल ने, और ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वैलेंसी, रिएक्टिविटी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन को। सो इसलिए केमिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ तो यहाँ पे हमें ना 2 एलिमेंट्स का कंपैरिज़न करना है कि लिथियम और बेरिलियम डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिस्पेक्टिवली, यानी कि लिथियम और बेरिलियम डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं बाकी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से। सो लिथियम डिफरेंट होता है अल्कली मेटल से, दूसरे अल्कली से, और बेरिलियम डिफरेंट होता है दूसरे अल्कलाइन अर्थ से। क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल साइज़, और आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है कंपैरिज़न टू अदर ग्रुप्स। सो इसमें क्या होता है कि इनमें जो एटॉमिक साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, चार्ज डेंसिटी हाई होती है, और ग्रेटर पोलराइजिंग पावर होती है, एंड कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कंपाउंड शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एंड दे शो डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम एंड बेरिलियम रिजेंबल एल्यूमीनियम। सो इसलिए ग्रुप के दूसरे मेंबर्स से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ड्यू टू दीज फैक्टर्स देयर केमिकल बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर ग्रुप मेंबर्स थ्रू अदर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमें मेंडलीव एंड मोज़ले के पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंस बताना है। यानी कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इनमें क्या डिफरेंस है। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे ना उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया गया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अच्छा, उसके बाद सम एलिमेंट प्लेस आउट ऑफ मैस ऑर्डर मैच प्रॉपर्टीज, कुछ एलिमेंट्स मैस को फॉलो नहीं करते। और दूसरी चीज़ कि इसमें आइसोटोप को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, आइसोटोप के बारे में कुछ भी मेंटली पीरियोडिक टेबल में नहीं बताया गया, एंड नोबल गैसेस जो है वो भी बाद में डिस्कवर हुई थी, और एनोमलीज यानी कि गैर मामूली तब्दीली, सम एनोमलीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द मेंटली पीरियोडिक टेबल। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें कोई भी मैस एनोमलीज नहीं है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है। आइसोटोप जो है वो ऑक्युपाई सेम पोजीशन, आइसोटोप की भी एक सेम पोजीशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन आइसोटोप ऑक्युपाइड सेम पोजीशन एंड periodicity explained by the electronic configuration and noble gases placed in the group 18 at better scientific basis। तो इसमें क्या हो रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि जो एलिमेंट्स है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर प्लेस है, इसमें कोई भी एनोमलीज नहीं है, आइसोटोप जो है वो सेम पोजीशन पर है, और पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन की जाती है बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैसेस ग्रुप 18 में है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल साइंटिफिकली ज़्यादा एक्यूरेट है। तो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर, एंड चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पूरे यूनिट में आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछें, बार-बार पूछें, आई विल आंसर इंशाल्लाह।
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।